हेलो दोस्तों, टेक्निकल पंजाबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप जानते हो कि पंजाब में हिंदी लेक्चरर कैडर की जो वैकेंसीज़ आई हैं, हम अपने इस टेक्निकल पंजाबी चैनल के माध्यम से उससे संबंधित आपको तैयारी करवा रहे हैं। आज जो उसका टॉपिक है हमारा वो है आदिकाल की पृष्ठभूमि और उसकी विशेषताएं, उसकी प्रवृत्तियां। इससे पहले जो हमने वीडियोस डाली थी, मुझे उम्मीद है कि वो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगती है हमारी वीडियोस तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब हम आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं। आदिकाल की पृष्ठभूमि और इसकी साहित्यिक विशेषताएं। सबसे पहले मैं आपको आदिकाल की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बताऊंगी, फिर हम इसकी विशेषताएं करेंगे। ठीक है। आदिकाल हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसका जो प्रथम चरण है उसका नाम आदिकाल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीर गाथा काल भी कहा है। इसके अगर समय की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इसका समय बताया वो संवत में बताया है, यानी कि वो बताते हैं इसका समय 1050 से 1375 तक। अगर ईस्वी में बात करें तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक का जो समय है वो आदिकाल का समय माना जाता है। जो आदिकाल है 14वीं शताब्दी के मध्य से ये शुरू हुआ माना जाता है। अगर शताब्दी में देखें इसको तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है, मिश्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल कहा है, गणपति चंद्र गुप्त जी ने इसको प्रारंभिक काल कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत युग कहा है। मतलब हर जो विद्वान ने इसको अपने अपने अनुसार नाम दिया है। हम करेंगे इसकी विशेषताएं, इसकी प्रवृत्तियां, आदिकाल की प्रवृत्तियां। आदिकाल की प्रवृत्तियों से हमें क्या जानकारी मिलती है? आदिकाल की प्रवृत्तियों से हमें पता चलता है कि इस युग में कैसे साहित्य की रचना की गई है, कैसा साहित्य हमें देखने को मिलता है हिंदी भाषा से संबंधित। देखते हैं इसकी विशेषताओं को। हाँ जी, देखिए ये मैं आपके साथ इसकी आदिकाल की विशेषताओं जो साहित्यिक प्रवृत्तियों से संबंधित ये PDF शेयर कर रही हूँ। इसके माध्यम से हम इसको करेंगे। देखो, सबसे जो पहली विशेषता है ऐतिहासिकता का अभाव। आपको जो ये मेन पॉइंट है ये याद होने चाहिए, क्योंकि जो इसके बीच में है वो मैं मेन आपको बता दूंगी। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा तो उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ऐतिहासिकता का अभाव, अभाव होता है कमी। ऐतिहासिक का जो शब्द है ये इतिहास से लिया है, यानी कि जो भी हिंदी साहित्य का ये आदिकाल में हिंदी साहित्य का जो आदिकाल युग है, आदिकाल है, इसमें जो भी हिंदी साहित्य लिखा गया उसमें हमें इतिहास की कमी देखने को मिलती है। युग में जो भी युद्धों का इसमें वर्णन हुआ है, जो भी इसमें तिथियों का या घटनाओं का वर्णन किया गया है वो इतिहास से मेल नहीं खाता। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि एक चरित्र नायक को लेकर जो भी काव्य लिखा गया, जो भी साहित्य लिखा गया, उसकी जो भी घटनाएं हैं, जो भी उसकी तिथियां हैं या जो भी नामावली है वो सब क्या है, एक काल्पनिक माने जाते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो युद्ध वर्णन में सजीवता। युद्ध वर्णन किया गया मतलब जो भी इस काल में जितने भी लेखक हुए, मतलब जितने भी कवि हुए हैं, साहित्य को लिखने वाले रचनाकार हुए हैं, वो क्या है, उन्होंने युद्ध को देखा। तो युद्धों के बारे में जो भी उन्होंने लिखा वो सब क्या है, उसको पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि खुद उस युद्ध को अपनी आंखों से देख रहे हो।
तो इस तरीके से वो युद्धों के बारे में जो जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हमें जो भी युद्ध वर्णन उसमें देखने को मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक आँखों देखा हाल ही हम सुन रहे हैं, आँखों देखा हाल ही हमारे सामने है, वो प्रस्तुत हो रहा है। तो इसीलिए ये है कि युद्ध वर्णन में सजीवता लगती है, वो सजीव हमारी आँखों के सामने एक सजीव होता चला जाता है। अब इसके बाद है संकुचित राष्ट्रीयता। अब देखिए इस काल में वीरता का वर्णन तो हुआ ही है युद्धों के माध्यम से, और इसी के साथ क्या है कि हमारा जो देश था उस समय आदिकाल, जब आदिकाल का युग रहा है उस समय हमारा देश था वो छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था, और हर राज्य में एक किसी न किसी राजा का अधिकार होता था। तो वो राजा का जो अपना राज्य होता था उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं या वो खुद शासक, वो उसी अपने राज्य को ही एक राष्ट्र मान लेते थे, और उसी को बचाने की उनके अंदर भावना रहती थी, जबकि वो पूरे देश को छोड़कर सिर्फ अपने राज्य को ही ध्यान में रखते थे, अपने राज्य को एक राष्ट्र मानते थे। तो इसीलिए जो उनकी राष्ट्रीयता थी वो सिर्फ अपने राज्य तक ही सीमित थी। तो इसको है संकुचित राष्ट्रीयता। अब इसके बाद है अगली विशेषता आश्रयदाताओं की प्रशंसा। देखिए जब आदिकाल था तो उसमें जो हिंदी साहित्य या कोई भी साहित्य लिखने वाले जो भी कवि हुए, जो भी रचनाकार हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे, मतलब उसके आश्रय, उसके शरण में रहते थे, उसके राज्य में उसके साथ रहती थी। तो इसीलिए जिस भी राजा के आश्रय में जो भी रचनाकार रहता था वो उसकी प्रशंसा करने के लिए, मतलब इतने ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करता था, उसकी बहादुरी को बढ़ा चढ़ाकर, उसके राज्य की शोभा को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता था। मतलब वो अपने आश्रयदाताओं की, जिस भी राजा की शरण में कोई भी रचनाकार रहता था वो उसकी क्या करते थे, अधिक बढ़ा चढ़ाकर उसके राज्य की प्रशंसा करते थे। ये उनका अपना एक कर्तव्य था। फिर ऐसे है प्रामाणिकता में संदेह। देखिए जो भी आदिकाल में जो भी साहित्य लिखा गया कहीं ना कहीं वो उसकी प्रामाणिकता है वो संदेह योग्य होती है, मतलब संदेह है कि वो रचना प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है। अब जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई की रचना है उसको अप्रामाणिक मानते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे तथ्य थे जो इतिहास से मेल नहीं खाते। तो उसके आधार पर उसकी जो प्रामाणिकता है उसमें कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है। इसके बाद है कल्पना की प्रचुरता, मतलब कल्पना को महत्व दिया जाता था। अब आदिकाल में जितने भी कवि हुए, चरण कवि हुए हैं, ठीक है, जो भी कवि हुए हैं वो क्या अपनी रचनाएं लिखते हैं। अब उसमें मैंने पहले ही बताया कि इतिहास तो एक जैसे कहते हैं नाम मात्र ही था, उसमें कल्पना ज़्यादा थी। अपनी कल्पना के आधार पर ही वो मन गढ़ंत घटनाओं का वर्णन करते थे, अपने ही तरफ से वो तिथियों का वर्णन करते थे उसमें। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि कल्पना को ज़्यादा महत्व दिया गया है उस समय, इतिहास को इतना महत्व नहीं दिया गया। अब इसके बाद अगली विशेषता है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। तो देखिए अब ये तो होता ही है कि एक भाव पक्ष, एक कला पक्ष। तो कला पक्ष में कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं कि उस समय वीर और श्रृंगार रस, 2 रस प्रमुख थे। अब 9 रस होते हैं हिंदी साहित्य में, 9 रसों की बात की जाती है। भरत मुनि ने 9 रस बताए हैं, लेकिन उसमें से श्रृंगार और वीर रस को ही प्रमुख माना गया था आदिकाल के साहित्य के लिए। तो अब जैसे पृथ्वीराज रासो है उसमें जो वीर रस प्रमुख है, ठीक है, और बीसल देव रासो है उसमें श्रृंगार रस प्रमुख है। तो अलग अलग जो भी काव्य रचना की गई, जो भी साहित्य रचा गया उसमें अलग अलग जो रस है उसका प्रयोग किया गया, लेकिन जो प्रमुख है वो श्रृंगार रस और वीर रस ही रहे हैं। इन्हीं का हमें उसमें देखने को मिलता है रचनाओं में।
फिर इसके बाद है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। देखिए डिंगल भाषा क्या होती है, पिंगल भाषा क्या होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। डिंगल जो भाषा होती है वो अपभ्रंश और राजस्थानी का मेल होता है, जो उसको डिंगल कहते हैं। और अपभ्रंश और ब्रज भाषा का जो मेल है उसको पिंगल कहते हैं। देखो प फ ब, अब प वाली लाइन में ब आता है, तो याद रखिएगा कि जो पिंगल है वो ब्रज भाषा और अपभ्रंश के मेल से बनती है, और जो डिंगल है वो अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से बनती है। तो ये याद रखिएगा। उस समय क्या था, जो भी साहित्य रचा गया उसमें डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग किया गया था। ठीक है। जो चारण कवि थे वो मतलब वो अपनी जो भाषा को नाम देते हैं वो डिंगल नाम देते हैं, डिंगल। अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। अब इस साहित्य में जैसे रस है, रसों का प्रयोग हुआ, ठीक है, तो फिर अलंकारों का तो होना ही था प्रयोग। ठीक है। तो अब क्या था कि इसमें जो भी चारण कवि हुए हैं, जो भी रचनाकार हुए हैं, उन्होंने अपनी रचना को सुंदर बनाने के लिए, अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें अलंकारों का प्रयोग किया है। जैसे मुख्य रूप से कह सकते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है, ये यम कैसे अलंकार थे वो उस समय की रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। अब विविध छंदों का प्रयोग। देखिए यहाँ पे अलंकार होंगे, वहाँ पे रस भी होंगे, यहाँ पे रस होंगे, वहाँ पे छंद भी होंगे। मतलब ये एक हमारे हिंदी साहित्य कला पक्ष का एक अंग ही है, अलंकार, रस, छंद। तो देखिए इस समय जो आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया उसमें छंद भी हमें देखने को मिलते हैं, छंदों का भी प्रयोग किया गया। तो जैसे पृथ्वीराज रासों में दोहा, रोला, उलाला, कुंडलिया, इस तरीके से छंदों का प्रयोग किया गया है, काफ़ी सारे छंदों का प्रयोग किया गया है। तो इसी आधार पर जो चंदवरदाई हैं, जो उसके लेखक हैं, उनको छंदों का सम्राट कहा जाता है। और जो रचना है पृथ्वीराज रासो, जो उनकी रचना है, उसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इस रचना से हमें ये पता चलता है कि आदिकाल में छंदों का जो प्रयोग है वो बहुतायत में हुआ है। सो ये थे हमारा जो आज का टॉपिक, हिंदी साहित्य के आदिकाल की पृष्ठभूमि और उसकी विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।